तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। अभी हमने जो डेफिनेशन में बात की थी कि कंप्यूटर कुछ इनपुट्स लेता है, प्रोसेस करता है और फिर कुछ आउटपुट्स देता है। अच्छा, प्रोसेसिंग का तो उसका अपना एक पूरा यूनिट होता है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, लेकिन वो चीज़ें जो इनपुट्स में या आउटपुट्स में यूज़ होती हैं उनको हम आईओ डिवाइसेस कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस। बास डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ इनपुट्स के लिए होती हैं और कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ आउटपुट के लिए हमारे पास आती हैं। ठीक है, तो वो डिवाइसेस जो इनपुट के लिए होती हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं और जो आउटपुट की होती हैं उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अभी जो है हम एक प्रेजेंटेशन में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें से हम इसको देखते हैं कि ये जो है हमारे पास आप लोगों को जो है अभी सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है, ये हमारा यूनिट 1 है बेसिकली। ठीक है बेटा, नज़र आ रही है सबको? जी हेलो, पिक्चर आ रही है बेटा? आ रही है ना? जी सर, आ रही है। ओके ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इज एनीथिंग पुट द इंफॉर्मेशन इनसाइड अ कंप्यूटर विदाउट इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर वुड सिंपली अ डिस्प्ले। क्या मतलब? इसका मतलब ये कह रहा है कि कंप्यूटर में अगर हमारे पास इनपुट डिवाइसेस नहीं होंगी तो फिर हम उसको इंस्ट्रक्शन तो दे नहीं सकते। जो दे ही नहीं सकते तो फिर इसमें और एक जो नॉर्मल टीवी में कोई फ़र्क नज़र आएगा आपको? कोई भी नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? इसलिए कि वो आपको एक डिस्प्ले शो कर रहा होगा, उसको कोई आप इंस्ट्रक्शन पास नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि वो कंप्यूटर इनकम्प्लीट है इन अदर वे, राइट। आगे चलते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? कीबोर्ड है हमारे पास जो बेसिक इनपुट डिवाइस है, जिसमें से हम टेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं। फिर पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस होती हैं कुछ हमारे पास। कुछ हमारे पास डिवाइसेस स्कैनिंग होती हैं, डिजिटलाइजर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे आपके जो ये एटीएम कार्ड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये भी, इसको भी हम इनपुट डिवाइसेस कह सकते हैं। फिर कुछ विजन बेस्ड डिवाइसेस भी होती हैं, इनको हम पूरा डिटेल से आज पढ़ेंगे। तो ये जो आपके चैप्टर नंबर 1 है, इसमें जो डिवाइसेस हैं वो कवर हैं। कुछ मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को दी हैं, लेकिन जो हम लोग फॉलो करेंगे वो उसी से फॉलो करेंगे जो बुक है। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले मैंने बात करते हैं हम लोग कीबोर्ड की। कीबोर्ड इज़ अ ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस विच रिप्रेजेंट द लेआउट ऑफ बटन। इसको हम बेसिक प्राइमरी इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। अच्छा, बेसिक प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं? कि जो हमारे पास अर्ली जो थर्ड जनरेशन से हमारे पास जो इनपुट डिवाइस थी वो कीबोर्ड ही थी। थर्ड जनरेशन पे फोर्थ जनरेशन की भी जो अर्ली स्टेज तकरीबन 1983 तक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कीबोर्ड के अलावा मेरे पास कोई भी इनपुट डिवाइस नहीं थी। ठीक है, क्योंकि फिर 1984 में एप्पल कंपनी एक थी, उसने एक विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 93 में उसने जो है पहला अपना ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था इस तरह का जो आज आप लोग देख रहे हैं ना। विंडोज़ 10 में बटन भी हैं, आइकन्स वगैरह भी हैं। ठीक है, तो अब जो आपका मेन कीबोर्ड है बेसिकली ये देख के बनाया गया था जो टाइपराइटर्स होते थे पहले ज़माने में। आप लोगों को नहीं पता होंगे, अगर अम्मी अब्बू से आप लोग पूछेंगे कि आप लोगों ने कभी टाइपराइटर देखा है तो बताएंगे कि एक वो कीबोर्ड की तरह की एक डिवाइस होती थी, उसमें जो है वो आप बाकायदा टाइप करते थे तो उसमें जो है वो कैरेक्टर्स लिखे डायरेक्ट जो है वो उसमें प्रिंट हो जाते थे। तो हमने क्या किया, जो टाइपराइटर के यूज़र्स थे उनके लिए हम लोगों ने जो है कीज़ बनाई। उसको हम कहते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ थी हमारे पास। उसमें जो है ऊपर जो है 1 से लेके 10 तक नंबर्स थे और नीचे जो है हमारे पास, इसमें देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें जो ये है हमारे पास, अगर कीबोर्ड को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका राइट साइड में ये जो नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड में, इसमें जो फंक्शन कीज़ को अगर आप हटा दें और बैक स्पेस को अगर आप हटा दें तो बाकी ये पूरा आपका जो है टाइपराइटर बन जाएगा। इसमें क्या है, आपके पास ए से जेड तक जो है एक स्पेसिफिक क्योरिटी सीक्वेंस से जो है आपके पास अल्फ़ाबेट्स दिए गए। इसके बाद क्या है आपके पास उसमें जो है 1 से 9 तक जो है नंबर्स दिए हुए। और जो कीबोर्ड में जो एडिशनल फीचर्स हैं वो आपके पास एस्केप कीज़ आ गई और फंक्शन कीज़ आ गई। ठीक है,
अच्छा जनाब, दोबारा पेज चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूमेरिक कीज। ये न्यूमेरिक कीज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जब हालांकि हमारे पास ऑलरेडी जो है वो नंबर कीज मौजूद हैं अल्फ़ाबेटिक कीज में, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज में। इसलिए कि जो है जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज थी हमारे पास, वो तो जो टाइपराइटर थे उनके लिए वो यूज़ करते थे। लेकिन मसला ये था, हमें कैलकुलेशंस भी करनी थी, और मोस्टली जो यूज़र्स थे वो कैलकुलेटर के यूज़र्स थे, क्योंकि कीबोर्ड सॉरी टाइपराइटर हर एक के घर में नहीं था। लेकिन कैलकुलेटर सब लोग यूज़ करते थे, और इवन आज भी जो है कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई अपने पास लैपटॉप तो लेके नहीं रह सकता। ठीक है, क्लियर है? कोई एंटर हुआ है, लेट मी चेक, एक मिनट। ठीक है मनाल, आप लेट हो गई, ओके ठीक है। तो ये हमारे पास जो है न्यूमेरिक कीपैड है। फिर फंक्शन कीज़ है। फंक्शन कीज़ क्या है बेटा? फंक्शन कीज़ जो है ये F1 से लेके F12 तक, बाज़ कीबोर्ड में जो है F10 भी होगा। तो ये बेसिकली कीज़ जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट करके लिखी गई। मिसाल के तौर पे अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर फंक्शन कीज़ के कुछ और फंक्शन होंगे। अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वहाँ डिफरेंट होंगे, मैक में डिफरेंट होंगे, और अगर डॉस अगर आप यूज़ कर रहे थे तो उसमें जो है ये बिल्कुल डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो ये इन हर की का एक स्पेसिफिक पूरा फंक्शन होता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है नीचे देखिएगा नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ क्या होती है? मिसाल के तौर पर कि जब टाइपराइटर था तो उसमें आप ऊपर नीचे अपने कर्सर को नहीं कर सकते थे। एक दफ़ा आपने जो चीज़ टाइप कर दी वो टाइप कर दी, वो मिट नहीं सकती दोबारा। कीबोर्ड क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है, इसको आप 100 टाइम्स भी मिटा देंगे तब भी जो है आपका, क्योंकि पेपर पे तो कोई चीज़ होती ही नहीं है तो वो ख़राब नहीं होती। तो नेविगेशन कीज़ क्या करती थी, उसको ऊपर नीचे राइट या लेफ्ट में जहाँ कहीं भी आपको सेट करना होता था वो उसको सेट कर देती थी। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन? जी बच्चों, एनी क्वेश्चन? नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, कीबोर्ड के बाद जो है हमारे पास फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमारे पास माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है। अच्छा, अब ये क्या कर रहे होते हैं हमारे पास, इनका काम क्या होता है? जब हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें या मैकिन्टॉश जो आया था सबसे पहले, तो उसमें क्या था, हमारे पास एक स्क्रीन थी और कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी। इन पिक्चर्स को हमने आइकन्स का नाम दिया। हम जब उन आइकन्स पे क्लिक करते थे तो हमारा जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाता था। आजकल भी हम लोग जैसे विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ड पे जाने के लिए क्या करते हैं बेटा, कौन बताएगा मुझे? हफ्सा आप बताएंगी? जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जा रहे होते हैं तो क्या करते हैं? जी, अच्छा चैटिंग भाई, ओके, हाँ बेटा, जी बेटा, इशबा आप बताएंगी? सर जब माइक्रोसॉफ्ट जाना होता है तो हम पहले विंडोज खोलते हैं ना। हाँ, विंडोज विंडोज को खोलते हैं। ओपन विंडोज के पहले बाद क्या करते माइक्रोसॉफ्ट। हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आइकन बना हुआ होता है, उस पर क्लिक करते हैं, है ना। जी सर। तो यूज़ किससे कर रहे होते हैं? माउस से कर रहे होते हैं। माउस से कर रहे होते हाँ ठीक है, माउस यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक बॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा ही है। हाँ, हैं। तो यस सर। ठीक है। तो माउस है, ये ट्रैक बॉल है, ये बेसिकली क्या है, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस के अलावा जॉयस्टिक है आपका। जॉयस्टिक भी क्या एक पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक आप लोगों ने गेम्स वगैरह में खेली होंगी, राइट। अच्छा, इसके बाद जो है आपके पास लाइट पेन है। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन भी जो है आपके एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो मुझे लेट सपोज अगर कुछ लिखना है यहाँ पे, अब सॉरी, अगर मुझे इस पे लिखना है तो लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर पेन का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे पेन लिया, हाईलाइटर, मिसाल के तौर पे अब मैं जॉयस्टिक को मुझे हाईलाइट करना है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली पॉइंट कर रहा हूँ इसको मैं, तो ये क्या हो गई, मेरी पॉइंटिंग डिवाइस हो गई। फिर दूसरा जो है हमारे पास टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन बेसिकली ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइसेस भी है। मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ डिवाइसेस हमारे पास ऐसी होंगी जो खाली इनपुट होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो इनपुट भी होंगी और आउटपुट डिवाइसेस भी होंगी।
टच स्क्रीन से क्या करते हैं हम लोग? इशबा, हफ्सा जी, टच स्क्रीन से क्या करते हैं बेटा हम लोग? और बाकी कहें, हानिया आपकी आवाज़ नहीं आ रही, हिबा, तलाल, मनाल, फराज, यू आर एक्टिव बेटा ऑल, मुजम्मिल, शम्स, शाहीन, आबिद। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बताएंगे हम किसको लोग। समझ में नहीं आ रहा? कौन है? हिबा, आपकी समझ में नहीं आ रहा? क्या समझ में नहीं आया? अच्छा, इसकी वीडियो बेटा नो जो सर। है हम लोग वो कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? तो आप रिकॉर्डिंग इसकी देख लीजिएगा, फिर रिकॉर्डिंग में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आप लोग मुझसे पूछिएगा, ठीक है? हमने अभी जो सर सिंपल बात की है, जी जी बोलिए। जैसे कि हम लोग मतलब कि स्मार्टफोन्स यूज करते हैं तो पकड़ टच करके तो हम लोग मतलब के यूज नहीं कर सकते ना, तो टच करना तो जरूरी होता है। हाँ जैसे बिल्कुल, टच स्मार्ट स्क्रीन में हम टच ही कर रहे होते हैं ना। स्मार्ट स्क्रीन की जो स्क्रीन होती है वो टच स्क्रीन होती है, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, उसको स्मार्ट इनपुट भी दे रहे होते हैं। जी जी बोलिए। जो स्मार्टफोन्स के स्क्रीन होते हैं उसको टच स्क्रीन कहते हैं। हाँ, स्मार्टफोन की जो स्क्रीन होती है उसको टच स्क्रीन कहते हैं, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने। तो स्मार्टफोन की जो स्क्रीन होती है, जी जी बोलें। अच्छा मैं कहता हूँ, ठीक है। तो इस टच स्क्रीन से आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपना आउटपुट भी देख रहे होते हैं और आप उससे इनपुट भी दे रहे होते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे मुझे जो है अपने मोबाइल पे यूट्यूब खोलना है, तो मैं यूट्यूब के पे क्लिक करता हूँ अपनी फिंगर से, राइट? तो अब टच स्क्रीन मेरा क्या बन गया? इनपुट भी बन गया और टच स्क्रीन मेरा आउटपुट भी बन गया, ठीक है? अच्छा, ट्रैक बॉल और माउस में बेटा फर्क सिर्फ इतना होता है कि माउस जो है ना मूव करते हैं, ट्रैक बॉल मूव नहीं होता, बल्कि ट्रैक बॉल में क्या होता है, एक बॉल होती है जिसको हम मूव कर रहे होते हैं। आजकल जो हमारे पास लैपटॉप में टच पैड्स हैं, ये टच पैड जो है ट्रैक बॉल की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये जो टच पैड्स हैं ये भी क्या हो गए हमारे पास? इनपुट डिवाइसेस हो गई, ठीक है? अच्छा जनाब, अच्छा अब टच स्क्रीन के बाद आ जाते हैं स्कैनर्स। स्कैनर्स क्या होते हैं? जो आपके डाटा को स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद उसको क्या करते हैं, एक डिजिटल फॉर्म में जो है वो सेव कर देते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे, अच्छा दो तरह के स्कैनर्स होते हैं, एक हमारे पास टेक्स्ट स्कैनर होगा, एक हमारे पास इमेज स्कैनर होगा, ठीक है? अब कुछ तो स्कैनर ऐसे होते हैं, लेट सपोज जैसे मैं अभी ये मेरे पास बुक है, ठीक है? अब बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं अपने मोबाइल से खींचूंगा तो वो एक पिक्चर की फॉर्म में आ जाएगा आपके पास, ठीक है? लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी स्कैनर्स होते हैं जिसमें स्पेशल इंक जो पेपर में यूज़ होती है, इसमें आमतौर पे लिखा हुआ होता है कि वो OMR है या OCR जो है इंक इसमें यूज़ की गई है, या MICR इंक यूज़ की गई है। उसको जब भी हम स्कैन करते हैं तो हमारे पास जो डाटा है वो टेक्स्ट फॉर्म में चला जाता है। टेक्स्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि उसमें हम जो है फिर एडिटिंग भी कर सकते हैं, और एडिटिंग कर सकते हैं का मतलब ये, और उसका जो फाइल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि अगर मैं आपको कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल दूं, अगर 3 पेजों की है और उसमें सिर्फ आपके पास टेक्स्ट है, तो उसका फाइल साइज 2 KB 3 KB से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक पिक्चर आपको भेज दूं तो वो 100 KB से अबव होगी, राइट? समझ नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आया? मैंने बात की थी स्कैनर की। स्कैनर क्या होता है? स्कैन करता है। स्कैन मतलब, स्कैनर का नाम सुना है आप लोगों ने? हिबा आपकी समझ में नहीं आया था? हिबा जी आपकी समझ में नहीं आ रहा? देखिए स्कैनर क्या होता है? स्कैन करता है। स्कैन क्या करता है? आपकी जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स, उन रियल ऑब्जेक्ट्स को वो स्कैन करके क्या करता है, एक पिक्चर फॉर्म में अपने पास सेव करता है, ठीक है? जनरली तो वो क्या करते हैं, बेसिकली हम उसको जनरल इसको ये कह सकते हैं कि स्कैनर जो है वो आपके जो रियल ऑब्जेक्ट को एक डिजिटल फॉर्म में जो है सेव कर रहा होता है। इसकी जो बेसिक डेफिनेशन स्कैनर की ये होगी। अब हमारे पास कुछ है इमेज स्कैनर्स हैं, कुछ हमारे पास जो है वो टेक्स्ट स्कैनर भी हैं। इमेज स्कैनर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक फ्लैट बेल्ट होता है और एक हमारे पास होता है, पिक्चर नज़र आ रही है आपको? एक फ्लैट बेल्ट होता है, एक हमारे पास होता है दूसरा हैंड हेल्ड स्कैनर। नज़र आया? हैंड हेल्ड स्कैनर नज़र आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए ये स्कैन किस तरह से कर रहा है। फ्लैट बेल्ट क्या होता है? एक आपके पास जो है वो डिवाइस होती है, उसके ऊपर आप कोई पेपर रखते हैं और पेपर रखने के बाद फिर वो उसको स्कैन कर देता है। अब स्कैन करने के बाद वो क्या करेगा, आपको एक पिक्चर फॉर्म में आपके पास एक फाइल के तौर पे वो सेव कर देगा, राइट? क्लियर है हिबा?
इशबा, मुजम्मिल, हफ्सा, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। गुड। अच्छा जनाब, और किस किस के आ गए? हिबा, ओके, समझ में आ गया, ठीक है, गुड बेटा, ठीक है। अच्छा जनाब, तो आगे चलते हैं फिर। फ्लाइट बेल्ट आगे। अब हैंड हेल्ड भी स्कैनर है। ये क्या होता है कि पेपर तो आपका वहीं पर ही रखा हुआ है, लेकिन आपने उसको क्या करते हैं, स्कैन करने के बाद उसको जो है वो, अब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको जाहिर है आप अपने स्कैनर पे नहीं रख सकते। तो हैंड हेल्ड क्या करता है कि आप उसको पिक्चर के पास लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसको सेव कर लेगा अपने पास एक इमेज के तौर पे। ठीक है। इसके अलावा हैंड हेल्ड स्कैनर जो है, आप कहीं अगर जाते हैं मॉल्स वगैरह में, तो वहाँ आमतौर पर सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी में आपने देखा होगा कि हमारे पास वो एक गेट बना हुआ होता है, उस पर से पास होना होता है। ये कि उनके पास कुछ डिवाइसेस होती हैं जिससे वो आपकी जो है बॉडी को स्कैन कर रहे होते हैं, है ना। तो ये भी क्या होते हैं, आपके हैंडहेल्ड स्कैनर की जो है वो फॉर्म होती है। तो असल मकसद ये था, स्कैनर क्या करते हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो उसकी तस्वीर ही लें या पिक्चर बनाएं, वो उसको क्या करेंगे, एक डिजिटल फॉर्म में ले आएंगे। अच्छा, अब दूसरे जो है टेक्स्ट में हमारे पास एक ऑप्टिकल करेक्टर रीडर आता है। ये क्या होती है, बुक्स होती हैं। ये बुक्स क्या कर रही होती हैं, बेसिकली आपको जो है आपके जो करेक्टर है उसको क्या कर रही होती है, एक करेक्टर में सेव कर रही होती है। जैसे लेट सपोज हमारी ये बुक है क्लास 8 की, अगर ये OCR पे है तो इसको इस खास स्कैनर से जब हम स्कैन करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको एक टेक्स्ट की फॉर्म में सेव कर देगा। टेक्स्ट की फॉर्म से ये होता है कि एक तो जो है हमारे पास करेक्टर आ जाएगा, करेक्टर से फाइल साइज कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और फॉन्ट जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। अगर आपने ये पिक्चर देखी हो, जो इसमें आपको एक डी नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है? हेलो जी बेटा, मुझे आवाज़ बताएं, क्योंकि मैं जो है आप लोगों को, जी मुजम्मिल को नज़र आ गया, ठीक है, हिबा को भी नज़र आ रहा है, गुड। अब देखिए, जो बड़ा डी है ये जो है थोड़ा सा धुंधला सा नज़र आ रहा है, ऐसा ही है। इसी तरह अगर आप अपने ये कैमरे से कोई पिक्चर लें किसी टेक्स्ट की, उसको जैसे ही बड़ा करने की कोशिश करेंगे वो क्या होगा, डिम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक पिक्चर फॉर्म में होता है। करेक्टर का फ़ायदा ये होता है कि आप उसको जितना भी इंक्रीज करते हैं वो जो है इसकी पिक्सल कभी भी नहीं फटते। दूसरा होता है हमारे पास OMR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप O लेवल्स वगैरह में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो है दोबारा से फिर इसको स्टडी करेंगे। OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। एक तो OCR, एक तो हमने अभी OCR पढ़ा था। OCR में क्या था कि हमारे पास जो टेक्स्ट है उसको वो रिकॉग्नाइज करके वो क्या करता है कि उसको जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। OMR आमतौर पे यूज़ हम करते हैं जहाँ पे हम लोग जो पेपर्स देते हैं, ये SAT के, GMAT के, तो वहाँ पे क्या होता है, ज़ाहिर लेट्स सपोज 500 स्टूडेंट्स हैं, ये 5000 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने टेस्ट दिए। अब टेस्ट के लिए एक तरीका तो हम लोग यहाँ पे जो नॉर्मली करते हैं कि आप लोगों से हम लोगों ने पेपर्स लिए, पेपर्स लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको चेक करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब चेक करने में ज़ाहिर है टाइम लगता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। लेकिन अगर मेरे पास लेट सपोज 5000 स्टूडेंट्स हैं और मुझे अगले दिन मुझे अगर आंसर देना है, तो जाहिर है उसको चेक करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है मेरे पास। तो अब क्या होगा, टाइम क्योंकि हमारे पास बहुत कम है, तो हमारे पास क्या होता है, OMR होता है। OMR क्या होता है, एक स्पेसिफिक, कोई हमारे पास पेंसिल हो सकती है, कोई एक इंक हो सकती है, जिस पर हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा आप आंसर जो है इसमें जो ABCD दिया हुआ ऑप्शन, उसको आप जो है कलर कर दें। अब क्या होता है, जो आपने पेपर दे दिया, अब उसको कोई टीचर चेक नहीं करेगा, बल्कि एक मशीन चेक करेगी और वो स्कैन पास करेगी। अब वो क्या करता है कि हर आंसर का आपने जो है दिया हुआ होता है कोड कि ये वाली जो है उस पर जो है मार्क होना चाहिए। तो अब वो क्या करता है, जब वो चेक करता है तो मार्क से ही उसको पता चल जाता है कि आपने जो है आंसर सही किया या गलत किया। अब ये 5000 पेपर्स। मार्क रीडर है क्या? ऑप्टिकल मार्क रीडर बेटा एक स्पेसिफिक मशीन है जिसमें जो है वो क्या करता है, आपकी मार्क को जो है रीड कर रहा होता है। मार्क को कैसे रीड कर रहा होता है कि आपसे मैंने कहा जो NTS वगैरह की जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, या आपके SAT GMAT के जो ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको एक पेपर दिया जाता है स्पेसिफिक, और एक खास इंक दी जाती है। आप अपना पेन यूज़ नहीं कर सकते, वो लोग आपको अपना पेन या पेंसिल देते हैं। वो कहते हैं आपको जो आंसर सही लगे उस पर मार्क कर दें। ठीक है, क्लियर है बेटा?
यस सर। अब आपने सर, उसको, जी जी, बोले बोले। क्वेश्चंस के आंसर भी उसी तरीके से। क्वेश्चंस के जैसे आंसर हम बोलिए। हाँ, इसको बेसिकली हम समझ रहे हैं क्योंकि अब ज़ाहिर है 8 के बाद आप लोगों ने या तो ओ लेवल्स में जाना है या मैट्रिक में जाना है। ठीक है, अगर ओ लेवल्स में जाना है तो इसी चीज़ को आप फर्दर जो है डिटेल से पढ़ेंगे, और अगर मैट्रिक में तो फिर मैट्रिक में बहुत थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है। तो एटलीस्ट लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछता है ओ सी आर क्या है, ये ओ एम आर क्या है, या हाउ इट वर्क, तो यू शुड नो अबाउट दैट, राइट। अच्छा, सर आप गूगल क्लासरूम पर क्वेश्चन आंसर दे देंगे चैप्टर का? गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन हाँ ले सकते हैं। मैं आपको एक काम करूंगा कि इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, इसी में सिलेबस भी दे दूंगा। सिलेबस तो मैंने आप लोगों को दे दिया है, मिल गया है ना सबको। जी सर। हाँ, तो क्वेश्चन आंसर्स भी मैं लिख के दे दूंगा, ठीक है। बाकी जो है फिल इन दी ब्लैंक्स खुद कर लीजिएगा, फिर मुझे आप लोग सेंड कर दीजिएगा। सर आपसे क्वेश्चन लिख के देंगे या आंसर साथ में? क्वेश्चंस लिख के दे दूं मैं आपको। बुक किस किसके पास नहीं है? बुक सबके पास है? यस सर, मेरे पास सर। गुड, सर मेरे पास नहीं है। चलो अच्छी बात है। अच्छा, ओ एम आर समझ में आ गया? जी सर। गुड, आगे चलते हैं। इसके बाद है बार कोड रीडर। ये भी आप लोग ओ लेवल्स में बहुत ज़्यादा डिटेल से इसको समझेंगे। बार कोड रीडर क्या होता है? बेसिकली स्पेसिफिक डिवाइस होती है जो हमारे पास लाइंस होती हैं, ब्लैक एंड वाइट लाइंस, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट लाइंस। आपने अगर देखा हो आपकी हमारे कोई बुक सी, के पीछे लिखे हैं। हाँ, हर बुक के पीछे एक लास्ट में एक स्पेसिफिक कोड दिया हुआ होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। खाली बुक्स में नहीं, अगर आप कहीं जो है जाते हैं शॉप्स वगैरह में, तो जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स होती हैं उसके लाजमी उसके पीछे कोई ना कोई जो है बारकोड लाजमी दिया हुआ होता है। ये क्या होता है? कुछ लाइन पैटर्न्स होते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन होते हैं वाइट एंड ब्लैक के। उस वाइट एंड ब्लैक को क्या करता है बारकोड रीडर? रीड करता है, और रीड करने के बाद उसमें क्या होता है कि उन लाइंस की बैक पे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। मिसाल के तौर पे अब ये कोई बुक है, कोई जो है खाने पीने की चीज़ है, कोई हमारे पास कोई स्पेसिफिक टॉय है, तो ये पूरी दुनिया में हर जो जो डिवाइस होगी उसका बारकोड डिफरेंट होगा, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह क्यूआर कोड भी होता है जो